चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। 3 5 7 चल रहा था ना सर भाव। जब भी आप उपपद लगन निकाल चुके होते हैं तो उसका जो सेकंड हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो जाए, उपपद लगन का सेकंड हाउस यदि डिस्टर्ब हो जाए तो ये पूरी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ये हाउस में अगर ज्यादा नेगेटिविटी हो जाए तो पति पत्नी के सेपरेशन का कारण भी बन सकता है। अगर सेकंड हाउस में राहु जैसा ग्रह बैठा होगा, राहु जैसा ग्रह अगर सेकंड हाउस में बैठा होगा तो पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को भी दिखा सकता है। फिर भी राहु ग्रह की स्थिति, शनि ग्रह की स्थिति, मंगल की स्थिति, कमजोर चंद्रमा की स्थिति सेकंड हाउस में दोषपूर्ण मानी जाती है। अर्थात ये उचित नहीं है। इसकी अपेक्षा सेकंड हाउस में शुभ ग्रहों का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं है, पर हाँ, मैरिज लाइफ को टूटने से बचा सकता है। पर बचेगी कैसे? एफर्ट करने से। अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो एफर्ट्स करने से बचेगी। अगर सेकंड हाउस में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, ये अक्सर स्टूडेंट्स का प्रश्न होता है कि जी अगर कोई ना बैठा हो तो फिर क्या करें। सिंपल है, सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखना है कि वो कहां पर बैठा हो। सेकंड हाउस का लॉर्ड पाप ग्रहों के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। अगर सेकंड का लॉर्ड पाप ग्रहों के साथ बैठेगा तो भी रिजल्ट को खराब कर सकता है, क्योंकि ये दूसरा भाव ये मारक भाव है उपपद लगन का। ये मारक भाव में होने के कारण, यानी अब यहां पे सूत्र क्या समझेंगे, जो ग्रह सेकंड में बैठा है उसमें भी मारक के गुण आ जाएंगे, और जो सेकंड का लॉर्ड है उसमें तो मारक के गुण है ही है। अब क्या समझे, शुभ बैठे या अशुभ बैठे, अगर शुभ ग्रह भी बैठेगा तो उसमें भी डेंट मारने की कैपेसिटी आ जाएगी। पर यहां कंपैरिजन है, जो शुभ ग्रह होगा वो कम डेंट मारेगा, अशुभ जो होगा वो ज्यादा डेंट मारेगा। मान लीजिए कि शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे कि गुरु बैठ गया। अब गुरु कैसे डेंट मारे? गुरु सेपरेशन नहीं देगा पर ईगो क्लैश करवा, यानी कि दोनों में से कोई सा भी बढ़िया नहीं है, ना ही शुभ ना ही अशुभ, बल्कि उसमें मारक के
कुछ गुण उपस्थित हो जाएंगे। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह, अभी तक सेकंड पे चल रहे थे, अब हम सप्तम पे आ जाएंगे। सप्तम में बैठा हुआ ग्रह विवाह का विरोधी है या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और कमाल की बात तो ये है, जो भी ग्रह बैठेगा सप्तम भाव में, पति पत्नी के दोनों के विवाद के पीछे या तूतू मैमा के पीछे वो ग्रह से संबंधित रिश्तेदार या उस ग्रह से रिलेटेड चीजें पति पत्नी के बीच में विवाद का कारण हो सकती है। क्या होता है, कभी कभी हमारे साथ रहने वाले परिवारजन के लोग भी शादीशुदा जिंदगी में एक प्रॉब्लम का रूप धारण कर लेते हैं। कुछ लोग हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा इंटरफेयर कर जाते हैं और जिससे उन बेचारे दोनों का जो जीवन है थोड़ा असहज हो जाता है। और पहले क्या होता था, आजकल तो ये थोड़ा कम हो गया है, जो ऐसे बड़े परिवार होते थे जिन्हें संयुक्त परिवार कहा जाता है, वहां पर छोटे बेटे के साथ मुसीबत ज्यादा हो जाती थी, क्योंकि बड़ा भाई भी इंटरफेयर कर जाता था, सास ससुर भी इंटरफेयर कर जाते थे, और कई बार आस पड़ोस के रिश्तेदार भी जो है इंटरफेयर कर जाते हैं। आज भी कभी ननद जो है इंटरफेयरिंग एजेंट बन जाती है, कभी जो है भाई इंटरफेयरिंग एजेंट बन जाता है, कभी लड़की के माँ बाप इंटरफेयर ज्यादा करने लग जाते हैं। यानी कि दूसरों के इंटरफेयर करने से भी पति पत्नी के रिश्तों में तनाव आ जाता है। पत्नी कहती है मेरे रिश्तेदारों के साथ तुमने अच्छा व्यवहार नहीं करा, पति कहता तुमने मेरे रिश्तेदार के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। यानी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, वो रिश्तेदारों को लेकर के चल रहा है या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के चल रहा है। एक प्रकार से सप्तम भाव भी विवाह का या सुखद दाम्पत्य जीवन का विरोध में उपस्थित हो जाता है। सेकंड हाउस में और सेवंथ हाउस में बैठे हुए पाप ग्रह इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। तो ये कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये सेकंड का और सेवंथ के बारे में था। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चंस या डाउट हो तो मुझे बताएं। क्वेश्चंस एंड डाउट्स ओनली, प्रेडिक्शंस ना करवाएं। हाँ सर, ये चारू, लास्ट में बोला एक बार रिपीट कर दी। चारू जी बताइए आप। सर अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही बैठा है तो वो और स्ट्रांग हो गया फिर। स्ट्रॉन्ग को नहीं देखना, या हमने स्ट्रेंथ नहीं देखनी, या अच्छा, हमने देखना है कि इसका लॉर्ड कौन है, कौन सा सपोज ग्रह कोई बना है। सपोज अगर सूर्य है और अगर वो ही सेकंड हाउस में आके बैठ गया। जैसे सूर्य स्वग्रही होकर के बैठ गया, हम्म। तो हमें हाँ यहाँ स्वस्थ। पर ये देखना है ये सन हमारे लिए प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। सन क्यों प्रॉब्लमेटिक हो गया? क्योंकि ये क्रूर ग्रह है, इसका नेचर नैगिंग नेचर है। नैगिंग नेचर का मतलब होता है कि तुमने ये चाबी का छल्ला टेबल पे क्यों रखा। तो मियाँ बीवी की इसी बात पे झगड़ा हो रहा है। वो कह रहा है जी अच्छा गलती से रखा गया, बोला नहीं तुम्हें तो रोज की आदत है, रखा तो रखा, क्यों रखा। तो किसी बात को, छोटी से छोटी बात के ऊपर भी कटाक्ष करके उसके ऊपर झगड़ा तैयार कर देना, ये सूर्य का खासियत होती है। यानी जब भी सूर्य नकारात्मक रूप से किसी का सामने आता है
तो वो किसी छोटी से छोटी बात को लेकर के भी पीछे पड़ सकता है, और वो इस बात की परवाह नहीं करता कि ये छोटी छोटी बातें पति पत्नी के संबंधों में तनाव पैदा कर रही हैं, बल्कि उसका एटीट्यूड ऐसा होता है कि सामने वाले को बस ऐसा टेरर उसके दिमाग में डाल दो कि वो मेरा नाम सुनते ही घबराने लगे। तो इसलिए उनकी एंट्री घर में ऐसे होती है, और एंट्री करते ही वो घर में क्वेश्चंस पे क्वेश्चन दागने शुरू कर देते हैं। ये बोतल यहाँ पर क्यों रखी है, ये किताब यहाँ पर क्यों पड़ी है, ये जूता टेढ़ा क्यों पड़ा है, मतलब किसी भी चीज को देखकर जो कि ठीक उचित नहीं है, उसी बात के ऊपर वो कटाक्ष करना आरंभ कर दे, ये सूर्य का नेगिंग नेचर बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। सर अगर गुरु भी स्व राशि का हुआ तो भी वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा, चाहे सौम्य प्लैनेट गुरु, भी हो। अगर गुरु होगा तो वो ईगो प्रॉब्लम क्रिएट ईगो करे। प्रॉब्लम। ईगो प्लैनेट किस अपने चीज की हिसाब से। होगी? ईगो होगी ज्ञान की, कि आई एम मोर इंटेलिजेंट, आई एम मोर नॉलेजेबल पर्सन देन यू, आई हैव मच मोर नॉलेज, और तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, मुझे बहुत ज्ञान है, आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज, तुम्हें कोई नॉलेज नहीं। अब अगर आप उसे डिग्री दिखाओगे तो वो कहेगा इस डिग्री का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाओगे तो कहेगा तुम्हें इमोशनल नॉलेज नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज में कमी निकाल। ठीक है सर। सर बस एक चीज और, अगर इसमें उपद लगन का लॉर्ड ही, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही सेवेंथ में आके बैठ जाए तो वो खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसका मतलब? हाँ जी, अच्छा। बुद्धि ही, हमेशा ध्यान रखना, बुद्धि ही सबसे बड़ी प्रेम संबंधों की दुश्मन होती है। जो हमारी बुद्धि होती है ना, ये प्रेम की सबसे बड़ी रुकावट होती है। जब बुद्धि गायब हो जाती है तो प्रेम हो जाता है, और जैसे ही बुद्धि आ जाती है प्रेम गायब हो जाता है। तो ये जो पहला भाव है ना, ये तो प्रेम संबंधों में सबसे बड़ी रुकावट है। ये लोगों को लगता है, लगन जो है, लगन यानी कि बुद्धि, और बुद्धि प्रेम संबंधों की सबसे बड़ी रुकावट है। ये दो इंटेलिजेंट आदमी कभी चाह करके भी प्रेम नहीं कर सकते। दो मूर्खों में बहुत ही गजब का प्रेम हो सकता है ना? इसीलिए एक प्रेमी दूसरे प्रेमिका को पागल के नाम से पुकारते हैं। वो कहेगा पगली, वो कहता पगला, है ना? उनका नाम क्या होगा? पगली पगला। कोई कहता है हे बुद्धिमान जीव, हे प्राणनाथ बुद्धिमान, प्राण प्रिय, सब ये बातें नहीं होगी, है ना? तो बावला, पगला, भवरा, ये शब्द यूज की जाती है, ये प्रेम के शब्द है, और इन प्रेम सूचक शब्दों में बुद्धि नहीं है। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? तो फिर इस टॉपिक को क्लोज करके आगे बढ़ेंगे, हम कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। किसी को सेकंड हाउस सेवंथ हाउस पे कोई डाउट हो तो मुझे बता सकता है, या कोई अनुभव ऐसा आया हो तो बता सकता सर बस इसमें शुक्र कैसा रोल प्ले करेगा? शुक्र को हम कारक तत्व। है। शुक्र जो होता है पोजेसिवनेस पैदा कर देता है। पोजेसिवनेस जो होता है, मतलब कहने का मतलब बड़ा उसको बना देता है कि जो भाई ये जो चीज मेरी है, वो मोहर लगा करके बैठ जाता है। अब खबरदार इससे कोई देख ले, इसको कोई बात कर ले या इससे कर ले, तो वो जो कई बार पति पत्नी के बीच में तनाव का एक कारण होता है, ओवर पोजेसिवनेस, ये भी गड़बड़ हो जाता है। हाँ कुमुदनी जी। सर यदि वृश्चिक राशि का मंगल सेकंड हाउस में हो, वो भी
प्रॉब्लमेटिक है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पाप और शुभ ग्रह देखने बस, यहाँ राइट ताकत मत राइट। देखो। वो तो झगड़ा करा देगा मंगल होगा तो, तगड़े वाला झगड़ा करा देगा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। हाँ तो सागर शनि साहब, भी झगड़ा कराएगा। शनि भी। सारे ही झगड़े करा देंगे यहाँ। ये अपने घर का भी सर झगड़ा कराता है। हम्म। किसी के पास कोई एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल? हाँ अशोक जी। जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, अगर बुध स्वग्रही हो तो सेकंड हाउस में। देखो, बुध का स्वग्रही होना और अगर अकेला बैठा है अशोक जी, नहीं, चंद्रमा साथ। हाँ, तो फिर आप ये बोलिए चंद्रमा साथ है। क्योंकि अगर चंद्र और बुध एक साथ बैठे हैं तो प्रॉब्लमेटिक है, और अगर अकेला बुध अकेला बुध स्वग्रही होकर के बैठा है तो कम प्रॉब्लम देता है। पर चंद्रमा के साथ बैठा है तो प्रॉब्लमेटिक है, बट सेपरेटिव नहीं है। ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों ग्रह सेपरेटिव नहीं है। ठीक है। थैंक यू गुरु। हाँ सोनिया जी। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, ये पूछना था कि सेकंड का लॉर्ड अगर सेवेंथ में बैठ जाए हम्म सन और मर्क्यूरी के साथ, हम्म। तो इसमें क्या होगा? तो कौन है सेकंड का लॉर्ड? सेकंड का लॉर्ड मून है। हाँ तो मून है, आप कह रहे हो वो सूर्य और बुध के साथ सप्तम में बैठ जाए। हाँ। हाँ तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आपके सास ससुर ननद, अगर मून मरकरी सन तीनों सेवेंथ में है तो तीनों से प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकती है, बिल्कुल थैंक यू डेफिनेटली। गुरुजी। चलिए, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विवाह करवाने में कौन सी दशा, कौन सा ग्रह और कौन सा भाव जिम्मेदार होता है। यानी कि जब हम विवाह का समय निकालते हैं, अक्सर आप लोगों के सामने ये प्रश्न आएगा कि लोग पूछेंगे आपसे कि लड़के का या लड़की का विवाह कब तक होने के योग बनते हैं, कि बताइए कब तक योग बनते हैं, कब तक नहीं बनते हैं। तो उसके लिए ये आज का चैप्टर आपको बड़ा मदद देगा। आपको जब भी टाइमिंग ऑफ इवेंट्स निकालना होता है, यानी कि विवाह का समय निकालना है, इसमें दशा विशेष सहयोग देती है। यानी कि बिना दशाओं की गणना के आप किसी के बारे में, किसी के विवाह की टाइमिंग के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले समझेंगे कौन से भाव की दशा हेल्पफुल है विवाह करवाने में। तो कुंडली का दूसरे भाव, कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का पांचवा भाव, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवा, नौवा, 11वां और 12वां, ये भाव की दशा विवाह करवा सकती है। अब कौन से ग्रह सबसे ज्यादा बढ़िया होते हैं विवाह करवाने में? तो सबसे उत्तम ग्रह विवाह करवाने में होता है राहु।
देखो सब चौंक जाएंगे कि अरे ये क्या। यस, राहु की दशा आते ही विवाह का या संबंध बनाने का योग बन जाता है। राहु, केतु, शुक्र, चंद्र और बुध। राहु, केतु, शुक्र, चंद्र और बुध, अब ये इसी ऑर्डर में पावरफुल होती है। यानी सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सी मानी जाएगी? राहु की, उससे कम केतु, उससे कम शुक्र, शुक्र से कम चंद्र, चंद्र से कम बुध। इन ग्रहों की दशा विवाह के लिए उत्तम मानी जाती है। महादशा से भी ज्यादा पावरफुल अंतरदशा होती है। जो अंतरदशा होती है वो विवाह से भी ज्यादा पावरफुल, सॉरी, वो महादशा से भी ज्यादा पावरफुल अंतरदशा होती है। अब ये महादशा अंतरदशा कैसे काम करती है? मान लीजिए प्रताप जी ने सोचा कि गुरु जी के पास कोई गिफ्ट पहुंचाया जाए, तो प्रताप जी कैसे एक्शन करेंगे? सबसे पहले वो गिफ्ट का एक को चूज करेंगे कि मुझे एक पेन गुरुजी के पास पहुंचाना है। अब प्रताप जी जाएंगे, सबसे पहले एक प्लान बनाएंगे कि मेरे को फला कंपनी का इतने प्राइस का मुझे पेन गुरुजी को देना है। अब ये काम क्या हो रहा है? ये प्लानिंग का काम चल रहा है और इनके दिमाग में आ गया है कि साहब मुझे देना है, और ये खरीद करके ले आए, अपने घर पे ले आए एक पेन को खरीद करके। ये काम है महादशा का। अब प्रताप जी को सेकंड स्टेप उठाना है। अगर ये सेकंड स्टेप नहीं उठाया तो पहला स्टेप जीरो हो जाए। जो सेकंड स्टेप क्या है कि इनको किसी कोरियर वाले को वो पेन देना है पैक करके, और उस पर एड्रेस लिख देना है कि साहब ये लो और अपनी फीस पकड़ो और इस एड्रेस पर गुरुजी के पास पहुंचा दो। ये बहुत जरूरी स्टेप है, सेकंड स्टेप। अगर सेकंड ही नहीं हुआ तो फर्स्ट की कोई वैल्यू नहीं। ये अपने पास लाए, पेन को खरीद के अपने घर पे ही रख लिया, पेन रखा हुआ है, रोज सोच रहे हैं कि मुझे पेन देना है, पेन देना है, परंतु जब तक ये कोरियर वाले को नहीं देंगे या किसी की ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो पेन मेरे तक नहीं पहुंचेगा। अब सेकंड स्टेप हो गई अंतरदशा। अंतरदशा यानी सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोरियर भेज दिया। थर्ड स्टेप होता है कोरियर बॉय। अब कोरियर बॉय भी कभी कभी मूर्ख, कोरियर बॉय भी जो है कभी कभी मूर्खानंद मिल जाता है। अगर उसने पेन किसी और एड्रेस पे पहुंचा दिया तो, किसी और सुनील वशिष्ठ के पास पहुंचा दिया तो, या सुनील वशिष्ठ के पास नहीं पहुंचाया, सुनील नाम के किसी और बंदे के पास पहुंचा दिया तो मेरे पास पेन नहीं मिलेगा। ये काम है प्रत्यंतर दशा। परंतु कोरियर बॉय के चांसेस बहुत कम होते हैं पेन के गुम जाने के। मतलब 100 में से 98% चांस है कि कोरियर बॉय अपने सही सलामत जगह पर पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए तो एक कोरियर सर्विस चल रही है। तो महादशा का काम होता है प्लानिंग करने का, अंतरदशा का काम होता है एग्जीक्यूट करने का, और प्रत्यंतर दशा का काम है रिजल्ट को फाइनलाइज करके उसके हाथ में दे देना कि साहब ये लो, हो गया काम आप। तो जब भी आपको टाइमिंग ऑफ मैरिज देखनी है, आपने बहुमत के सिद्धांत को मानना है। बहुमत का सिद्धांत का मतलब कि महादशा का लॉर्ड क्या कह रहा है, अंतरदशा का लॉर्ड क्या कह रहा है, और प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड क्या कह रहा है।
अब महादशा क्या उन भाव के लॉर्ड की है जो मैंने बताया है, यानी कि 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12 इनका लॉर्ड, इनका स्वामी है क्या? और मान लो अंतरदशा भी इन्हीं भाव में से कोई स्वामी हो गया और प्रत्यंतर भी इन्हीं में से किसी का हो गया, तो बहुमत किसका हो गया इकट्ठा? शादी करवाने वाले ग्रहों का। क्या बोलेंगे आप? शादी करवाने वाले ग्रहों का बहुमत हो गया। या इनमें से प्रत्यंतर राहु का आ गया, या अंतरदशा राहु की आ गई, या महादशा राहु की आ गई, या केतु की आ गई, और इनमें से कोई नहीं भी है तो शुक्र आ गया, शुक्र की महादशा लग गई, या चंद्रमा की महादशा लग गई, बुध की महादशा लग गई, या तो ये शादी कराने वाले ग्रह या शादी को प्रमोट करने वाले भावों की दशा विवाह को आगे ले जा सकती है। पर उसके लिए क्या शर्त है कि एक तो मैरिजेबल एज होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि मैरिज की एज ही नहीं हुई हो या मैरिज की एज निकल चुकी हो और फिर हम उस दशा को उस पे मैरिज के संदर्भ में नहीं लगा करके देख सकते। देखेंगे तो बात नहीं बनेगी। अब इसमें कमाल की बात क्या निकली? कमाल की बात निकली कि लगन के लॉर्ड की दशा शादी करवा के राजी नहीं। लगन के लॉर्ड की दशा, कहते हैं ना लगने सदैव हितकारी, लगन सदा हितकारी, लगन तुम्हारी सदा रक्षा करता है, इसलिए वो शादी नहीं कराता तुम्हारी। वो कहता बचे रहो, खुश रहो, ज्यादा पंगे में मत पड़ो। और राहु कहता है कि तुम्हारे जीवन में झंझट मैंने पैदा करने, इसलिए शादी करो। तो मैक्सिमम लोगों की कंप्लेंट होती है कि शादी के बाद जीवन ही बदल गया। कईयों के जीवन में तो क्रांति हो जाती है। उनको लगता है बिल्कुल दिन और रात बदल गए। तो राहु जैसे बिजली की तरह कौंधता है, ऐसे उनके जीवन में भी है, बिजली कड़कड़ाने लग जाती। तो ये बड़े सूत्र जो है ना, बड़े सोच समझ करके बनाए गए, और आप जब इनको अप्लाई करोगे तो आप बड़े हैरान हो जाओ कि कितने सटीकता से इसके बारे में विचार किया गया है। तो मैरिजेबल अगर एज है तो आपकी उचित दशा आने पर विवाह हो जाता है। कई बार इन दशाओं के बावजूद विवाह नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है विवाह में बाधक योग। अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठा है, सप्तमेश कमजोर होकर के बैठा हुआ है। सप्तमेश कमजोर कैसे होगा? सप्तमेश या तो छठे भाव में बैठे, अष्टम भाव में बैठे, 12वें भाव में बैठे, अस्त हो जाए, नीच राशि में चला जाए, तो ये कहेंगे सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो गया। सप्तम भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो भी शादी की दशा, यानी बहुमत भी कह रहा है कि शादी करवा दो बंदे की, तो भी कई बार मामला गड़बड़ा जाता है। ऐसे में उचित समाधान करने से, ग्रह शांति करने से, किन ग्रहों की शांति करवानी चाहिए? जो ग्रह बाधा रूप बन रहे हैं, यानी जो अड़चन लड़ा रहे हैं, जो ग्रह विवाह में विवाह नहीं होने दे रहे,
तो उनकी शांति कराने से विवाह का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आपके सामने अगर कुंडली आ गई तो आप विवाह के टाइमिंग कैसे देखेंगे? इसका क्या देखने का तरीका है? सिंपल सा तरीका मैं आपको समझा देता हूँ, इसके स्टेप्स बना लेंगे। तो सब शादी कराने की जिम्मेवारी किसकी है? सप्तम भाव की। एक मैं बेसिक रूल बता रहा हूं, आपने लगाना किसको है? आपने चाहे उपपद लगन को लगाएं या नवमांशा में लगाएं, उस टेक्निक को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा। बेसिक प्रिंसिपल समझा रहा हूं, पर ये बेसिक प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई नहीं होता, ये भी बता दूं। मतलब बेसिक प्रिंसिपल में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं है, पर आपको फंडामेंटल रूल समझ में आ जाएगा, आपको स्टेप समझ में आ जाएगा। पहला स्टेप ये देखना है सप्तम भाव का स्वामी कौन है। सप्तम भाव का स्वामी कौन है? तो सप्तम भाव का स्वामी से एक समय निकाल लेंगे, भाई इस समय इसका विवाह होना चाहिए। जैसे मेष लगन का व्यक्ति है, अब मेष लगन का व्यक्ति, तो इसका सप्तम भाव का स्वामी कौन बना? शुक्र। तो शुक्र 25वें वर्ष में विवाह करवाएगा। अब आपने ये देखना है क्या 24, 25 और 26 इन 3 सालों में कोई ऐसा पीरियड आ रहा है जिसमें जो मैंने भाव के लोड बताए हैं उनकी दशा, या जो ग्रह बताए हैं वो ग्रह की दशा अगर उस बीच में आ रही है तो विवाह उसी समय हो जाएगा। वो टाइमिंग निकाल लेना, विवाह हो जाएगा। अब सर आप में प्लीज। क्वेश्चन उठेगा कि साहब मेष लगन के हैं पर विवाह 29 साल की उम्र में हुआ है, 28 साल की उम्र में हुआ है, आप तो 25 साल की उम्र में कर रहे हो। तो ऐसा कब घटित होता है? ऐसा जब घटित होगा जब शुक्र ग्रह पर किसी पाप ग्रह का असर होगा। शुक्र ग्रह पर जब किसी पाप ग्रह का असर होगा। अब जैसे मान लो मंगल यहां पर असर दे रहा है, या मंगल सप्तम भाव में बैठ गया, तो मंगल 28 वर्ष तक रोक लगा सकता है, यानी कि वो शुक्र के डेट को निकाल सकता है। शुक्र चाहता है कि 25वें वर्ष में विवाह हो जाए, पर मंगल अगर बाधक बन गया तो 28 साल की उम्र तक विवाह नहीं होने देगा। तो टाइमिंग ऑफ मैरिज कैसे स्किप करती है, ये मैं एक बेसिक सा रूल बता रहा हूं। इसी तरह से कोई भी पाप ग्रह जब भी सप्तम भाव के लॉर्ड को देखेगा या उसके साथ बैठ जाएगा, उसकी एग्जैक्ट जो मैरिज होगी, टाइमिंग होगी, उसको आगे बढ़ा देगा। और इसके विपरीत शुभ ग्रह या तो विवाह को उसी समय पे करवाएंगे या उसके टाइमिंग को कम कर देंगे। जैसे तुला लगन में सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, और मंगल कौन से वर्ष में विवाह कराएगा? 28वें साल। और लगन पे बैठ गया शुक्र, तो शुक्र कौन से में विवाह कराएगा? 25वें। तो सप्तम भाव को देख रहा है, वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता, आप 25वें वर्ष में विवाह कर। ये मैं एक बहुत हाइपोथेटिकल चीजें बता रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए कि काम चीजें कैसे करते। पर ये ग्रह जब ही काम करेंगे जब ये अपनी सही स्थिति में होंगे, तो इनकी टाइमिंग काम करेंगी। अब मान लो शुक्र लगन में भी बैठ गया पर नीच राशि का बैठा है, तो अगर लगन के अंदर शुक्र बैठा है पर लगन है कन्या,
तो नीच राशि का हो गया। तो नीच राशि का शुक्र 25 वर्ष में कराए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो भी ग्रह अपना टाइम बता रहा है, उसके साथ ये शर्त जुड़ी हुई है, ये टाइम जब ही काम करेगा जब वो खुद ग्रह ठीक होगा, यानी वो कमजोर ना हो, ना ही वो अस्त हो, ना ही वो नीच राशि में बैठा हो, कमजोर स्थिति में ना बैठा हो, या छठे आठवें भाव में ना बैठा हो, तो ही ये सूत्र काम करेगा। अब सभी लोग जिन जिन की शादी हो गई, चेक करो उनकी कौन सी महादशा चल रही थी, कौन सी अंतरदशा चल रही थी, यानी कि किस भाव की दशा में विवाह हुआ, कौन से भाव एक्टिवेट थे जब विवाह हुआ, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और सप्तम भाव का लॉर्ड, उसका टाइमिंग क्या है, ये एक मैं सामान्य रूल बता रहा हूं। तो इससे क्या एक रिसर्च होगी आपकी कि देखो इसमें से कितनी चीजें ठीक होती हैं, कितनी गलत जाती हैं। क्योंकि टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने के लिए आपके पास उपपद लगन की टेक्निक भी है, आपके पास नवमांशा की टेक्निक भी है। सर इसे हम उपपद लगन से देखेंगे या नवमांशा से? अभी तो सबसे पहले लगन के ऊपर तैयारी करो, सबसे पहले अपने D1 चार्ट से D1 से। शुरुआत करो। D1 में देखो क्या सेकंड हाउस की दशा थी शादी के समय, या फोर्थ हाउस की थी, फिफ्थ की थी, सेवंथ की थी, नाइन्थ की थी, 11th की थी, 12th की थी, कौन सी दशा थी, या राहु था, केतु था, शुक्र था, चंद्र था, या बुध था, कौन सी दशा है, और सप्तम भाव का स्वामी वो कौन सा टाइम बता रहा है, उस समय कौन सी दशाएं एक्टिवेट थी। हाँ कृष्ण शर्मा जी। सर जैसे अभी हमने शुक्र मंगल की बात करी 25वें और 28वें वर्ष में, तो शनि की एक तो एज क्या हुई, दूसरा अगर सप्तमेश लग्नेश को देख रहा है, जैसे वो सप्तम में भी बैठा है पहले शनि। स्टेप पे आओ कृष्ण जी, कौन सा लगन है, ताकि सभी को समझ में आए कि आप क्या बात कर रहे जी 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 सर, सबसे पहला स्टेप में टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। सैटर्न की सर टाइमिंग क्या हो। होगी? छोड़ो छोड़ो कृष्ण जी, आप लगन बताओ, किस लगन की कुंडली में, शनि का भी बताऊंगा टाइम। धनु सर, धनु लगन। हाँ देखो, धनु लगन की चर्चा हो रही है। धनु लगन में सप्तम भाव का स्वामी बुध हो जाता है, जी जी जी। और बुध का जो एक्चुअल एज है वो 34 है, और अच्छा। शनि की जो एज है वो 36 है। अगर शुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा तो एज कम हो जाएगी, अगर अशुभ ग्रह का प्रभाव रहेगा तो एज उस ग्रह की एज से भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ये एक सिंपल सामान्य सा नियम है। तो जैसे सर सेवेंथ के लॉर्ड की दशा देखेंगे या ग्रह जो बैठा है सेवंथ का लॉर्ड की दशा नहीं देखनी, वो सबसे उसकी? पहले देखना है सेवंथ का लॉर्ड है कौन। जैसे ठीक बुध है। देखा तो बुध जी है 34 साल। जी 34 साल क्या कह रहा है, बुध कहता है मैक्सिमम मेरा टाइम 34 साल। नेक्स्ट। कहां से कहां तक, 28 वर्ष की आयु से लेके 34 वर्ष की आयु तक मैं विवाह करवा दूंगा, ये बुध कह रहा है। गुरु कहता है कि अगर मैं शुभ बैठा हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तो मैं 16 से 19 वर्ष की आयु में शादी करा दूंगा। अगर गुरु को डेंट पड़ा हुआ है तो गुरु कहता है मैं 16 से 19 में नहीं कराऊंगा, पर मैं 32 में कराऊंगा। कहां से 32 तक, 30 से 32 की आयु तक मैं करा दूंगा, 30 से 32 तक के बीच में मैं करा दूंगा। शनि कहता है मैं 30 से 36 के बीच में करा दूंगा। 30 से 36 के बीच में, इस बीच में जो भी बेस्ट दशाएं आएंगी, यानी कि जिसमें ज्यादा बहुमत होगा शादी कराने वाले ग्रहों का, उस पीरियड में मैं करवा दूंगा। तो
इस तरीके से ये काम करते हैं। पर अगर कोई विघ्नकारी ग्रह बैठ जाए, विघ्नकारी ग्रह का मतलब ये हो गया कि मान लो सप्तम भाव में राहु बैठ गया। अब राहु का एक सीधा सीधा फंडा है, पहला संबंध वो 19वें वर्ष की आयु में करवा देता है, पर वो संबंध वैवाहिक नहीं होता, विवाह से पूर्व का संबंध होता है। और अगर वो कहता भाई अगर ये बात मेरी नहीं बनी तो तुम्हारे विवाह में बाधा डाल, यानी कि सप्तम भाव का लॉर्ड जोन सी भी उम्र में शादी करवाने की बात कहता होगा, उस एज को मैं क्रॉस करवाऊंगा। और अगर उससे पहले कोई भी संबंध बनेगा वो वैवाहिक संबंध नहीं होगा, वो अनैतिक होगा। ये राहु का फंडामेंटल रूल है। क्लियर हुई बात? तो ये आप जब कॉपी पेन लेके बैठेंगे और पूरा लिखेंगे तो ये चीज लिख करके समझ में आएगी कि महादशा का लॉर्ड क्या कह रहा है, अंतरदशा का लॉर्ड क्या कह रहा है, परतंत्र क्या कह रहा है, और सप्तम भाव का स्वामी क्या कह रहा है। उसकी दशा नहीं देखनी सप्तम भाव के स्वामी। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, सप्तमेश की दशा ढूंढते रहते हैं और सप्तमेश की दशा आती है चली जाती है, वो शादी नहीं कराती। तो इनको टेंशन हो जाती है कि चक्कर है, ये सप्तम भाव की दशा आई और निकल गई, इनने शादी नहीं कराई। भाई उन्हें शादी शुद्धि नहीं करानी थी, वो तो सिर्फ आपको बता रहा है। पर सर वो मेरी जब शादी तो शादी नहीं सप्तमेश की कराएगा। दशा में हुई थी। मैं वही आ रहा हूँ गुलाब जी, वही आ रहा हूँ। आप गुलाब जी ये देखिए मैंने कौन कौन से भाव की दशा लिखवाई है जो शादी कराती हाँ जी, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। है। भाई इससे बाहर में शादी नहीं मिल सकती आप, मतलब ये दशाएं होंगी ही होंगी, ये समझ लो आप। गुरुजी पर मेरी जो छठी मैं की कहना दशा में चाह हो रहा गई। था, क्या कहना चाह रहा था, अकेले सप्तम भाव की दशा विवाह नहीं कराती, यानी केवल महादशा मान लो सप्तम की हो गई वो करा देगी ऐसा नहीं। उसके साथ एक साथी की दशा और चाहिए, चाहे वो परतंत्र में आए चाहे वो अंतर में आए। जब वो आएगा तो ही सप्तम भाव की दशा शादी कराएगी, कहने का मेरा मतलब। क्लियर गुरुजी हुई मेरी बात? छठे भाव के इसमें स्वामी में दशा हो गई, है शादी जी? हो गई। किसमें? मेरे छठे भाव के स्वामी के मेरे छठे घर में गुरु है, गुरु की दशा बा- में मेरी शादी बा- हो गई। छठे भाव में गुरु है, छठे भाव का लॉर्ड गुरु है। जी, नहीं नहीं, छठे भाव छठे में भाव गुरु में बैठा है गुरु कि है। नहीं? नहीं छठे भाव में नहीं। आपका लगन कौन सा है? आप मुझे लगन बता दिया करो, फिर मैं अपने आप पकड़ सिंह लूंगा। सिंह सिंह लग्न, सिंह लग्न। हाँ तो सिंह लगन है, सिंह लगन में यानी कि मकर है। शनि। हाँ हाँ तो शनि उसका स्वामी हुआ, जी। तो आप तो कह रहे हो गुरु की दशा में हुआ। ओके, उसका स्वामी देखना है, ना कि उसके स्वामी बैठा देख। कर। हाँ मंगेश जी, मैं सोचा है तो सूत्री फेल कर दिया। नहीं नहीं। और बाकी अंतरदशा और ये तो सब राहु केतु ही देखो है। वो तो है, वो तो मैं कह ही रहा हूँ। मैंने वो फर्स्ट वो प्रायोरिटी वो राहु को दी है, जी सेकंड जी जी, प्रायोरिटी केतु अंतरदशा को राहु दी। की थी। हाँ देखो हाँ, राहु नंबर 1 है शादी कराने। जी जी। अगर कोई आपके पास कुंडली लेके आ रहा है और उसकी दशा राहु की आ रही है तो ये समझ लेना, आप उसको कहो भाई कुछ हो ना हो शादी जरूर हो जाएगी तेरी। सही है? बात है। शादी के मैटर में दशा बहुत हेल्पफुल है राहु की। हाँ वो बात अलग है, बम पटाखे छुड़वा देती है, वो एक अलग बात। एकदम सही बात, एकदम हाँ सही बात। हाँ जगमीत जी, आप लगा के देखिए, सारे लोग कोशिश कीजिए, मैंने जो बताए वो सूत्र काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सूत्र देखिए ताकि आपका क्लियर हो थोड़ा। हाँ जगमीत जी बताइए। सर मेरा एरीज लगन है और हम्म, मेरा शुक्र है 12th हाउस में एग्जॉल्टेड है जैसे। जी तो मुझे बहुत लगा बढ़िया। कि मेरा 25 तक होना चाहिए जैसे तो, लेकिन मेरा 19 में ही हो गया, 19वें क्यों वर्ष हुआ? में। पता वही करा मैंने आपने? अभी पर देखा, हाँ मेरा जुपिटर भी एग्जॉल्टेड है तो उसका 9th एस्पेक्ट 12th पे गया। यस यस हाँ यस, तो ये तो बड़ा ही परफेक्ट निकला। बहुत बढ़िया। थैंक यू गुरु। डॉक्टर पूनम जी। नमस्कार सर। सर एक एरीज लगन की कुंडली है जी और 7वें घर में 5 ग्रह बैठे हैं सर। शनि,
बुध, हम्म, सूर्य, शुक्र और जुपिटर। जी तो सर इनकी शादी हुई राहु में मंगल की अंतर्दशा में। जी सर ये 5 बैठे हैं तो इसको कैसे एनालाइज सर करते हैं? बहुत सिंपल है पूनम जी। सबसे पहले तो सबसे कम उम्र में जो शादी देने वाला ग्रह कौन सा है उसको पकड़ेंगे हम जुपिटर। ज्योतिष से। नहीं, जुपिटर तो जब होगा जब वो सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में बैठेगा। जब इनके साथ बैठ गया तो मजबूत नहीं बनेगा। सप्तम भाव में जुपिटर मजबूत नहीं माना जाएगा। तो सबसे कम हुआ यहाँ पर सूरज। सूरज जी 21 से 22 साल की उम्र में शादी देता है। ठीक है। अगला ग्रह कौन सा बैठा है? चलो मरकरी। मैक्सिमम ले लो। मैक्सिमम है शनि वाला। शनि जी कराएगा 36 वर्ष की आयु में। जी तो अब आप इसमें से ये देखो, ये मेष लगन बताया, कौन सा लगन बताया आपने? सर, हाँ जी, मेष लगन। मेष लगन, यानी कि यहाँ पर इसका लॉर्ड चाहता क्या है कि 25वें वर्ष में शादी हो जाए। तो यहाँ पर बाधाएं काफी। ये पूनम जी बंद कर लो आप, ये आवाज आ रही है पीछे से। तो इसमें क्या हुआ है, बाधाएं काफी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर शनि जैसा ग्रह भी बैठा हुआ है सप्तम में। यहाँ पे सूर्य जैसा ग्रह भी बैठा हुआ है सप्तम के अंदर। और आपको पता है सूर्य शनि जैसे ग्रह अगर एक साथ सप्तम भाव में बैठ जाएं तो बाधाएं बहुत ज्यादा देती है। ऐसे लोगों को बड़ा प्रयास करने पड़ते हैं। बड़े प्रयासों के बाद ही विवाह संपन्न होता है। तो प्रश्न क्या है पूनम जी, ये बताओ। सर शादी तो इनकी हो गई थी 22वें में, तो मैंने 28वें सिर्फ में? ये सर नहीं, 22 में। 22वें में? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, जी सबसे कम उम्र में कराता है सूरज, सूर्य। जो 21 तो से 22 साल की उम्र में कराता है। तो इसको कैसे देखेंगे पूनम जी? सर वही पूछ रही हूँ, कैसे देखेंगे? हाँ, पहले तो आपने इन सभी ग्रहों की स्ट्रेंथ को देखना है कि इनमें से सबसे ताकतवर कौन है कौन नहीं है। आपने देखो सूरज को देखना है नवमांश कुंडली के अंदर। नवमांश कुंडली में जाकर के देखो ये ताकतवर है कि नहीं है। सर नमाश में ये सप्तम में मीन राशि में सूर्य और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं। यानी केंद्र में बैठा हुआ है। जी हाँ तो जब भी इसने बहुत बढ़िया कर दिया। यानी कि इस कुंडली में सूर्य भी ताकतवर है और शुक्र भी ताकतवर है। तो आप ये जी देखो, ये शनि की बात क्यों नहीं मानी गई, मतलब शनि की डिले को क्यों नहीं माना गया? शनि ने जो देरी देनी थी, कोई बताएगा कि शनि सप्तम भाव में यहाँ पे देरी देगा कि नहीं देगा? एनीवन? कोई भी? सर सप्तम भाव में शनि। सर देगा, क्योंकि वो सूर्य के एनिमी है। वो ये तो उसको तो सूर्य को डेंट मारना चाहिए। हाँ बताओ। शनि अच्छा होता है सर 7th में, 7th में क्यों? दिग्बल मिलता है। ऐसा बोलिए कि सप्तम भाव में शनि दिग्बली हो जाता है। वेरी दिग्बली हो गुड। जाता है। शनि सर जब उसके दिग्बली साथ हो गुरु जाता रहे तो? है, हाँ गुरु रहे तो और भी अच्छी बात है, शुभ बना अच्छा देगा। अच्छा ओके। लेकिन सर मेरे पास एक ऐसी केस है जो गुरु शनि और गुरु साथ में है सप्तम में, लेकिन लेट मैरिज हुआ। हाँ तो आप चेक करो कि क्यों हुआ। अच्छा सप्तम भाव का अच्छा लॉर्ड देखो, सारी प्लेसमेंट देखो। हाँ केवल एक चीज देख करके मत बोलो। आपको जो आज सूत्र लिखवाए हैं उसमें से ये 80 to 90% सूत्र बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे। ओके। सर सिर्फ और दस एक परसेंट क्वेश्चन था। उनके में हो सकता है कि वो चीज में आपको सेट ना मिले और आपको नवमांशा की टेक्निक में जाना पड़े या उपपद लगन की टेक्निक में जाना पड़े। ओके सर, क्योंकि अभी और एक मेरे पास है जो धनु लग्न है और उसका 7th में सूर्य और शुक्र है और गुरु 8th में है और आपका 7th नाम का क्या लॉर्ड है? भी 8th में है। जुई जुई बोल रही हूँ सर। हाँ जूही जी, पहले आप लगा करके देखो, हाँ एक बार नमस्कार। लगा जी करके सर तो मैंने देखो, लगा के इंप्रूवमेंट देखा। कर। हाँ बताओ कहाँ पे गड़बड़ आ सर रही है। मैंने हाँ मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जैसे सूर्य 22 से और शनि 21 से 36 तक 22। ज्यादा से ज्यादा, हाँ 21 से 22 और शनि ज्यादा से ज्यादा 36 तक।
जी तो अभी उनकी एज अबव 40 है, जी। फिर भी मैंने नवमांश देखा कि उसमें भी कुछ ऐसा मुझे मुझे D1 बताइए, आप धीरे धीरे बोलिए D1 धनु, ताकि सभी को समझ में धनु आए। लग्न है। धनु लगन है ओके, धनु लग्न है। और और सप्तम में, सप्तम सप्तम में कौन बैठा है? सूर्य नहीं, और मैं शुक्र अब है। आप आराम से चुप बैठ जाइए, मैं जो पूछू सिर्फ वो बताना है आपने, जो इजी है ना। आप बड़ा फास्ट बोल रहे हो, आपका ओके बुद्ध ओके। बहुत तेज है। हाँ देखिए, धनु लगन है, धनु लगन में सप्तम भाव का स्वामी बुध होता है, जी और बुध का काम है कि वो 34 तक मैक्सिमम उसने शादी करा दी। पर ये चीजें जब भी एप्लीकेबल होंगी जब वो ग्रह अपनी सक्षम स्थिति में होंगे। ये ऑलवेज रिमेम्बर, अगर ग्रह सक्षम स्थिति में नहीं होगा तो फिर वो इस एज से आगे बढ़ जाएगा। जूही जी अब बताएं, बुध कहाँ ओके, बैठा है? वो 8th में है। 8th में बैठा है। अब आप और सब समझ में आ लग्नेश रहे भी। हैं, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में बैठा है, तो जी यानी कि बुध अपना काम नहीं करेगा 34वें वर्ष तक। समझ में आ जी, रहे हो? राइट पॉइंट राइट। समझ रहे हो, पकड़ रहे हो? वो अष्टम में चला गया, इसलिए उसकी कोई जिम्मेवारी अब नहीं बची है। अष्टम में चला गया तो एज को बढ़ा देगा। अब ये देखना है कि क्या कोई और ग्रह भी है जो बुध को डिस्टर्ब कर रहा है। तो बुध के साथ कोई गुरु और है, भी बैठा है, गुरु और गुरु है, सिर्फ गुरु केवल। है। आप समझिए बात को, गुरु कौन है इस कुंडली में? लगन का लग्नेश। लॉर्ड। और क्या बताया, लगन का लॉर्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं है शादी कराने में। समझ रहे हो पॉइंट? जी तो जिस ग्रह का इंटरेस्ट नहीं है शादी कराने में, वो ग्रह बैठा है बुध के साथ। अब जी। दूसरा पॉइंट, लगन का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए। जब भी लगन का लॉर्ड 6, 8, 12 बैठ जाए, भूल के भी विवाह का मामला उसके ऊपर ना छोड़ा जाए। अच्छा, क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? क्योंकि वो ऑलवेज कंफ्यूज रहता है शादी के मामले को लेकर के। उसे यही समझ में नहीं आता कि मैं शादी करूं तो करूं किसके साथ करूं। जब भी उसके सामने रिश्ता आएगा उसी समय वो अनडिसाइसिव हो जाए। इसलिए कई बार इनके साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये रहती है कि ये चाह कर के भी सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसे केसेस में हम उनके पेरेंट्स को एक ही बात कहते हैं, भाई इसकी मत सुनो, तुम कर दो इसकी शादी। इसकी सुनते रहे तो इसने शादी नहीं करनी जल्दी से। ये 34 भी निकालेगा, ये 40 भी निकालेगा, ये 42 भी निकालेगा, क्योंकि ये लोग इतने गुण जीवन साथी में देखते हैं जितने आकाश में तारे। ऑलवेज इस सूत्र को याद रखना, लगन का लॉर्ड छठे में, 8वें में, 12वें, वे नहीं जानते उन्हें क्या चाहिए। वो जो फिल्म देखते हैं बस उस फिल्म की हीरोइन ही होने चाहिए। अब वो तो सर लड़की ये देखने ज्यादा जाएंगे तो स्पिरिचुअल भी रहते हैं क्या? में जाएंगे। कुछ नहीं, स्पिरिचुअल तो बाद में बन जाते हैं जब कुछ नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, राइट स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल नहीं होते वो बाद में फिर राइट राइट। सारे रास्ते ही बंद हो गए तो स्पिरिचुअली बनेंगे। फिर वो लोग फिर पूछने लग जाते हैं, उसको बेवकूफ समझने लग जाते हैं, तो फिर बंदा क्या करेगा? बंदा स्पिरिचुअल कहेगा जी मैं तो हरे राम हरे कृष्ण करने लग गया हूँ, है ना, तो ताकि कोई लोग उसे तंग ही ना करें। एक्चुअल फैक्ट ये है कि ये अनडिसाइसिव हो जाते हैं और अपना सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते। भगवान को मानने की बात हमेशा कहते हैं पर अंदर से बिल्कुल भगवान पर छोड़ते कुछ नहीं है। सब कुछ अपने हाथ में लेके रखना चाहते हैं अपने हाथ में, राइट। और उन्हें लगता है कि ओके हम सर। इतने इंटेलिजेंट है कि हम पता नहीं क्या से क्या पता करें। और अक्सर इनकी एक जी थ्योरी होती है कि सबसे पहले हम टेस्ट करके देखेंगे, और वो टेस्टिंग में वो इतनी कमियां निकाल देते हैं कि वो लास्ट में उनको रिजेक्ट करना ही पड़ता है। मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया था, लगन का स्वामी छठे, 8वें, 12वें बैठ जाए, मैरिज, आफ्टर मैरिज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन मैरिज। मैरिज में के बाद में यानी विवाह के बाद चैलेंज आएगा ही आएगा। और चैलेंज कौन लेके आएगा? कोई नहीं लेके आएगा, वो खुद ढूंढ ढूंढ के लाएंगे चैलेंज।
वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल होंगे अपनी मैरिज को बिगाड़ने में, कोई और नहीं। पर वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आई एम द रेस्पॉन्सिबल पर्सन। वो बस मौका देखेंगे कौन है जो रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए जूही जी, आपको समझ में आया कि बुद्ध ने 34 साल की उम्र में भी एक्शन नहीं राइट राइट सर। अब ऐसे में जिम्मेवारी शुक्र ग्रह पर आ जाती है। समझना बात, जब भी सप्तम भाव अपना रोल नहीं निभाए तो ऐसे में कारक ग्रह अपना रोल निभा सकता है। यह हमेशा ध्यान रखना, कारक ग्रह यानी कि विवाह का कारक ग्रह शुक्र। तो शुक्र को देख लो, क्या शुक्र में दम है? अगर शुक्र नहीं में सर, दम, वो भी तो शुक्र बताओ कहाँ है? वो भी सप्तम में है, सूर्य के साथ। सूर्य के साथ। देख लो, समझ में आ गया सबको जी। या फंस गया? तो शुक्र जब भी सप्तम भाव में आता है, अगर इसको ठीक ढंग से टैकल नहीं किया गया, ये अपना घर खुद ही विध्वंस कर देता है, यानी कि सप्तम भाव को खुद ही खराब कर देता है। तो इसीलिए ये सही समय पर सही नहीं। अब आप बता रहे हैं उनकी उम्र 40 साल हो गई, अब 40 अब हो गई, तो उन्होंने कह रखा, उनसे बोल देना स्पष्ट रूप से, महाराज जी एक ग्रह राहु बचा ले दे करके बस। जी, और वो शनि के साथ है 9th और में। राहु 42वें वर्ष में मौका देगा। अगर डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर कुछ नहीं होता। लास्ट ऑप्शन 42। गुरुजी, ये प्लेनेट के एज का ये चार्ट मिलेगा या फिर हमको लिखवा दो प्लीज? अभी लिखवाया ना मैंने, अभी तो बताया मैंने। नहीं, अभी सभी ये नहीं हो रहे, इसमें मून का नहीं है, केतु। 24वां साल लिखो, मून का लिखो 24 से 25। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो जूही जी चिंता ना करो, जो सूत्र लिखवाए परफेक्ट लिखवाए, आप बिल्कुल चिंता ना करो। यस सर, थैंक यू थैंक यू। राहु का सर? 42 मैक्सिमम। मंगेश जी वैसे राहु सबसे जल्दी शादी कराता है। अच्छा, और केतु? ये तो 19वें वर्ष की आयु से ही एक्शन में आ जाता है। ठीक है, बाकी तो मिल 19 के बाद ही वो कहना शुरू कर देता है शादी कर दो बस। सर केतु का? केतु जो है वो भी जल्दी शादी कराता है, पर केतु सही बैठा हो तो। अगर केतु खराब हो जाए तो फिर ये शादी नहीं करता, फिर ये ब्रह्मचारी बना देता है। सही है सर। मेरा केतु 11th में, मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई। कहाँ पे बैठा? 11th में? हाँ हाँ, 11th का केतु बहुत जल्दी कराता है। केतु की दशा अंतरदशा में हो जाता है। जी जी। तो भगवान को बनाने से आपकी शादी हुई है। केतु की दशा में हमेशा ध्यान रखना, केतु की अंतरदशा में जिनका भी विवाह हो, इसका मतलब उन्होंने मन्नत मांगी थी विवाह की, कि भगवान मेरा विवाह करवा दे। ये मंदिर में मन्नत नाक रगड़ के मांगी हुई मन्नत होती है। क्यों मंगेश जी, ठीक है ना? सही है सर। सर जैसे मेरा तुला लगन है जी, और इसमें लगन में मेरे जुपिटर मून और मार्स बैठ गए हैं, तो जैसे आपने बताया कि शादी की एज की, सिर्फ मेरा एज वाला क्वेश्चन है। मेरी जो शादी हुई थी 20.5 साल में हो गई थी, तो कैसे कैलकुलेट करें? हुई तो वही लग्नों में थी, मतलब दशाओं में थी, सैटर्न में सन, सन में मार्स चल रहा था, दशा एग्जैक्ट फिट बैठी है, बट साल कैसे कैलकुलेट करें कि क्यों 20.5 साल में शादी हुई? वो तो प्रैक्टिस करो। अभी अभी तो समझाया 10 मिनट पहले सूत्र, अभी कैसे आ जाएगा? प्रैक्टिस करो इसकी, नहीं फिर बताना। इसमें जैसे सर आपने बोला कि जो ज्यादा इफेक्टिव है, नहीं सर हाँ, जैसे सर मैंने आपने अभी बोला सूत्र जो बताया ज्यादा ना। इफेक्ट। लीना जी लगा के देखो ना, नहीं आए तो बताना। सारी मेहनत मुझे मुझसे नहीं आ कराओगे रहा है क्या? इसी। ना ना ना, नहीं आएगा नहीं, आएगा, कैसे नहीं आएगा? मैंने अभी, मैं इतनी देर से इसी को कैलकुलेट कर अच्छा मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ, बट मुझे आएगा। यही समझ नहीं आ रहा है कि जुपिटर की जैसे 16 से 19 आपने दी है एज, इसमें डिग्री भी कुछ मायने रखती है लीना क्या? जी 16 से 19 जब है, जब गुरु परफेक्ट बढ़िया होगा। अगर गुरु को कोई डेंट नहीं नहीं तो होगा तो पहली साइकिल में शादी कराएगा, यानी कि गुरु की फर्स्ट साइकिल। अगर गुरु में डेंटेड हुआ तो गुरु सेकंड साइकिल में शादी कराएगा, जिसका मैक्सिमम टाइम पीरियड 32 है।
ये है, तो कल गलती से ये मत बोल देना 16 से 19 गुरु करा देगा, नहीं तो सभी की हो जाएगी फिर। तो इसमें ठीक है सर, तो इसमें जैसे राहु तो मेरे इसमें दशांतर दशा में आया ही नहीं। शादी वाला ड्यूरेशन मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये फिर 20.5 साल कैसे कैलकुलेट हुआ। सन देखेंगे क्योंकि 11th का लॉर्ड है सन। ये आप सन देखो 21 लीना से जी, 22 में ये आप शादी करा देखो रहे हैं, तो आराम ना से तो देखो, 21। आपका केस सबसे आसान काम है। आप देखो कहाँ पर है ना। अभी तो ठीक कोई है, मैं डाउट, बताती हाँ हूँ। पहले ये तो प्रैक्टिस का पार्ट है, इसमें मुझे मत इन्वॉल्व ठीक करो। है, ठीक है, ठीक। कोई थैंक यू। डाउट हो तो वो बताओ। हाँ चारू जी बताओ। सर एक थोड़ा सा मुझे भी समझना था, थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें समझ में नहीं आ रही सर। जैसे मेरा कर्क लग्न है, कर्क लग्न में 7th हाउस का लॉर्ड शनि है। शनि है, हाँ। हाँ, और शनि 2nd हाउस में सूर्य के साथ बैठा है। हाँ तो ये तो जल्दी करा देगा फिर। हाँ सर, और 1st हाउस में गुरु भी बैठा है और बुध भी बैठा है, और गुरु हाँ यहाँ पे ऊंच का हो गया, तो गुरु की दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ी, ये भी हम समझेंगे, ये भी देखेंगे। यस, इसने देखो दो फैक्टर है। हम्म। पहली बात तो जब भी कर्क लगन हो, ध्यान रखना, कर्क लगन हो और शनि 2nd हाउस में बैठ जाए, यानी कि सिंह राशि में बैठ जाएगा, तो सिंह राशि जो है सूर्य की राशि है, जो 22 साल की उम्र से लेकर के 25 साल, मतलब 22 से 25 के बीच में ये विवाह करा देता है। और सर एग्जैक्टली इसी टाइम पे हुआ मेरा, 22 साल शुरुआत होते ही हो गया, और दशाएं भी वही है जो आपने बताई है, एकदम स्पॉट ऑन जिसको बोलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा कारण मैं बता दूं चारू जी, हर केस ऐसा नहीं होता है, इसमें गुरु की दृष्टि ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है ना, इस चीज को भी हमने ध्यान में रखना है, अच्छा सर, क्योंकि एक नवमांश का गुरु प्रश्न की मुझे पूछना। 7th भाव पे जो दृष्टि थी, उसने लेडीज के केस में, लड़की के केस में, अगर गुरु की दृष्टि 7th भाव पर होगी तो वो विवाह को माँ बाप के द्वारा जल्दी करवा देता हम्म। है, यानी कि माँ बाप 19 साल की आयु में ही लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली 19वें साल में वो हल्ला मचा, और वो भी 22-23 तक हर हालत में जाकर के माँ बाप के अनुसार बड़ी अड़चनों से विवाह होता है, माँ बाप के अनुसार, क्योंकि माँ बाप ने 19 में देखना शुरू करा, तो 19 गया, 20 गया, 21 गया, 22 गया, उन्हें तो लगता है अरे बाप रे ब्याह हो ही नहीं रहा, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो पता नहीं क्यों देर हो रही है, क्यों देर हो रही है। तो माँ बाप के अनुसार डिले है, वैसे एग्जैक्ट सही है। अच्छा गुरु जी, एक नवमांश का एक प्रश्न पूछ लो। मैं पूछो। नवमांश की थोड़ी प्रैक्टिस करी थी इसलिए। नवमांश के चार्ट में अगर 1st हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड एक साथ बैठ जाए, अच्छे घरों में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छी बात किस मायने में? सबसे पहले हमेशा ये देखा करो अच्छे तो हो, पर किस मामले में अच्छा, हमेशा। अच्छा भाई क्योंकि क्या हुआ, अच्छा हुआ। भाई अगर दोनों अच्छे प्लैनेट्स हैं और केंद्र में बैठ गए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मिलजुल के रहेंगे कि दोनों 1st और 7th हाउस के लॉर्ड इसका साथ बैठ गए? मतलब ये है कि वो कहें कि हमारा लड़ाई हो, हमारा झगड़ा हो, हमारे विचार मिले या विचार ना मिले, पर हम शादी को लंबा चलाएंगे, हम्म। इसका मतलब ये। अच्छा। ठीक है। अच्छा, और गुरुजी आपने एक एक चीज आपने कही थी, आपने जब शुरू में रूल्स लिखवाए थे, जब हमने लग्न चार्ट को डिकोड किया था, तो आपने एक पॉइंट कहा था कि अगर फर्स्ट पॉइंट, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा लग्नेश के ऊपर था, सेकंड पॉइंट हमारा हमारा 7th के लॉर्ड पे था, तो आपने कहा था कार्यतत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा था अगर फर्स्ट पॉइंट फेल हो जाए, दूसरा फेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तीसरा पॉइंट है कार्यतत्व, अगर वो अच्छा हो तो काम बन जाता है, तो शादी निप बिल्कुल जाती है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। अगर कार्यतत्व जो शुक्र है, अगर सपोज वो D1 चार्ट में खराब है, लेकिन यही त्रिकोण में आ गया D9 चार्ट में, तो फिर शादी संभल जाएगी। हाँ, शादी संभलने अच्छा। के चांस बने या ना बने, मतलब क्या होता है कि कारक ग्रह जो होता है उस सुख को दिलाता है, अच्छा। यानी उस सुख को बनाए रखता है। ठीक ठीक है। है, थैंक यू गुरु जी। हाँ सोनिया जी।
गुरुजी शादी मेरी हुई 21 साल की उम्र में सैटर्न की महादशा में, सैटर्न वीनस, और तो सैटर्न सैटर्न वीनस ये बताओ पहले किसका लॉर्ड है? सैटर्न, अच्छा इसकी मीन लगन की वो है, मीन लगन है। हाँ तो फिर 12वें का और 11वें का लॉर्ड हो गया। 12वें 11वें का हो गया, और तो और 11वां सेवेंथ 12वां पहले पहले ही बताओ, 11वां 12वां लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया है, और सेवेंथ भी लिखवाया है। हाँ सैटर्न खुद सेवेंथ में है, और यस। वीनस भी सेवेंथ में अब है, आप क्या जुपिटर भी। समझे इस चीज से? इस चीज ये से दशा ने पूरा। समझे जो बेसिक ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं और वो कहते हैं हमें ज्योतिष आ गया, वो उनका ब्रह्म है। उन्हें कहते हो शनि की महादशा में शादी हो, कहते हो ही नहीं सकती जी, शनि कैसे शादी करा देगा, शादी शादी कैसे करा दे? अरे भाई कोई भी ग्रह शादी करा सकता है, सिर्फ आपने देखना है कि किस भाव का लॉर्ड है वो। केवल शनि होने के नाम से मत कहो। अब जितने भी बेचारे कर्क लगन वाले हैं सबका ब्याह शनि कराता है, अब वो कहाँ जाएंगे? सिंह लगन वाले सबका ब्याह जो है शनि करवाता है। अब उनकी जिम्मेदारी शनि के पास है, क्या करेंगे? तो शनि इसका ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवाया था, ग्रह सबसे पहले अपने रोल को निभाता है, जो उसको ड्यूटी मिली है। इंसान अपनी ड्यूटी से नकारा हो सकता है, ग्रह कभी भी अपनी ड्यूटी से नकारा नहीं होता। अगर ग्रह अपनी ड्यूटी से नकारा हो जाएंगे तो ये ज्योतिषियों की दुकान सबकी बंद हो जाएगी, अपन भी जूस बेचना शुरू कर देंगे, है ना? तो ये कभी ड्यूटी से नहीं चूकते, इसलिए हमें बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि जो बोल रहे बिल्कुल ठीक बोल रहे। 50 लोगों के बीच में आपके हम एकदम धड़ धड़ बोल देते हैं, ये उम्र, ये फलाना, ये ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कैसे बोल देते हैं? ये क्योंकि हमें पता है ग्रह इतने डिसिप्लिन्ड मैनर में वर्क करते हैं, ये बिल्कुल नहीं चूकते। तो गुरुजी इसलिए हम वीनस की क्या लोग उम्र भी है? बोलने में कामयाब हो जाते हैं। गुरुजी वीनस की उम्र क्या है शादी कराने की, शुक्र की? 25वां साल, 25 से 26। 25 से 26, तो शायद शनि की ज्यादा है और शुक्र की भी ज्यादा है, तो फिर शादी जल्दी कैसे हुई? 11वें 12वें का लॉर्ड है शनि, वो देखो बैठा कहाँ है? सेवेंथ में। 7th में बैठा है। तो 7th में आया था कि नहीं क्वेश्चन? 7th में शनि दिग्बली हो जाता, और हाँ, दिग्बली हो दिग्बली गया। शनि ध्यान रखना 19 वर्ष की आयु से लेके 22 वर्ष की आयु, याद रखो। सप्तम में शनि दिग्बली 19 से 22 वर्ष की आयु के अंदर शादी करा दे, ओके। और नेट 19वां लगते ही माँ बाप दौड़ मचा देंगे उसके शादी के लिए, अल्लाह हाँ गुल्ला सर। सब शुरू हो जाता है। हाँ सर, और रिश्ते जब आने शुरू हो गए थे। 22 तक वो हर हाल में निपटा। हाँ, वो रिश्ते आने शुरू हो गए थे, तो फिर तो होनी ही थी। ना नहीं होती है लोगों की, ये मत कहो कि होनी ही थी। अभी केस नहीं है था, वो 40 साल तक रह गया था, तो ऐसा नहीं कि होनी थी, होनी का नहीं था। ये कई चीजों पे डिपेंड करता है। ये ओके। अच्छी बात है, ये भगवान का शुक्र मनाओ कि जो काम जल्दी से हो जाए उतना ही बढ़िया, उत्तम। विवाह मूर्खों का खेल है, और ये मूर्खता की उम्र में हो जाए उतना ही उत्तम। सर पहले तो हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। ज्यादा विद्वान होने से बड़ी समस्याएं हो जाती है। क्या लिखाया? बुद्धि प्रेम की बाधक है, बुद्धिमान हो जाने से प्रेम खत्म। ये बावले थैंक आदमी यू ज्यादा गुरुजी। बढ़िया प्रेम कर लेते हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ठीक है, चलिए हो गए सबका। हाँ सागर जी रह गए। सर प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। सर वो अभी हमने दशा निकाली, वो देखा और सूत्र लिखा है उसमें, हमारा उसमें कुछ जो ये D1 चार्ट वाले में मैच नहीं कर रहा है, कुछ मकर लगन है। हाँ और सर जो सप्तम में कोई नहीं बैठा है ना, मून है तो वो लगन में बैठा है वो तो। और हमारी जो शादी हुई थी 7th भाव का स्वामी तो चंद्रमा, गुरु में, बुध में, केतु में हुई है। हाँ, तो फिर कमाल है सागर जी, अभी तो लिखवाया है। गुरु में गुरु की महादशा चल रही थी, तो 12वें की दशा चल रही थी कि नहीं चल रही थी? हाँ 12वीं की दशा है। हाँ तो लिखवाया कि नहीं, 11वां 12वां भाव की दशा में शादी होती है। अच्छा, और ये और केतु 11वें में था। और केतु, केतु चाहे कहीं भी बैठा हो,
राहु कहीं बैठा हो, केतु कहीं पर भी बैठा हो, अगर उसकी दशा है तो वो शादी करवा सकता है। अच्छा, इसमें ध्यान से टाइमिंग सके, ये राहु टाइम भी कहीं सर भी लेट हो बैठा गया इसका हो, सर? केतु कहीं भी बैठा हो, अगर उसकी दशा है तो वो शादी करवा सकता है। ये मत सोचना कि कहाँ बैठा अच्छा, कहाँ नहीं, कैसे किसी उम्र कहीं में भी बैठा। आएगी? अच्छा, सप्तम जैसे हमारा चंद्र था, तो लेकिन शादी हुई जाके 32वें साल में, तो लेट किस तो चंद्रमा लेट? पीड़ित होगा ना सागर जी, हाँ, चंद्रमा पीड़ित होगा। उसको 9वीं दिन राहु देख रहा है 5वें में बैठ के। हम तो वैसे ही समझ जाते हैं कि मतलब ही नहीं शादी लेट होने का। जब तक चंद्रमा पीड़ित नहीं होगा, जब तक लेट का मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, और ये ठीक है। और अच्छा, राहु केतु में ये ऐसा है चंद्र सागर जी, 15 साल के जिंदगी का अनुभव, 15 राहु साल की प्रैक्टिस का अनुभव आप लोगों को 15 मिनट में दे दिया मैंने, ये समझ बिल्कुल। लो। आप ये सारी बुक भी छान 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 के परेशान हो जाओगे, रात रात पढ़ पढ़ के, किताब समझ किताब में में नहीं नहीं मिलेगा आएंगी। सर। जो ये सूत्र मैंने आपको 10 मिनट के लिखवा दिए, 2 पन्ने के सूत्र हैं, इसको रट्टा मार लेना, इससे बाहर किसी की शादी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक चीज और पूछना था, कन्या लगन में शनि में चंद्रमा में राहु में हुई है इनकी। आप हिसाब लगाते रहो कैसे। हाँ, ये जल्दी शादी हो गई एक्चुअली चंद्रमा तो। अच्छा, ठीक है। चल, आप लोगों के लिए होमवर्क आज का यही दे देते हैं, सभी लोग अपने अपने शादियों का अंदाजा लगाओ किसकी कैसे हुई, है ना। ठीक है। और राहु की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होती है। या तो गोचर के अंदर राहु कहीं ना कहीं आ रहा होगा, या महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ठीक है। सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, ये 5 दशाओं में राहु कहीं ना कहीं जरूर होता है जब विवाह की डेट होती इसमें तो 3 तक ही दी हुई है सर। है। कोई बात नहीं, पराशर लाइट में 5 तक दे रखी है। वैसे आगे के लिए बता दिए, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, पर राहु के बगैर शादी नहीं होती है, समझो। ठीक है, थैंक यू। सर गुरु की एज 34 है ना? नहीं, 32। 32। सर जैसे आपने बोला लग्नेश शादी कराने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो इसका मतलब लग्नेश की दशा या अंतरदशा में शादी होने के चांसेस कम है? कम है, बहुत ना के बराबर होता है, क्योंकि पूनम जी लग्नेश अपनी ग्रोथ में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, सेल्फ ग्रोथ की अंदर वो ज्यादा। लग्नेश की दशा चलेगी, बंदे का ध्यान कैरियर की तरफ जाता है। खुद की दशा, जब लग्नेश की दशा चलती है, इंसान बड़ा सोचता है, वो कुछ क्रिएटिव करना पसंद करता है, इस तरह से। सर अगर लग्ने सपोज राहु महादशा में और लग्नेश अंतरदशा में, तो भी लग्नेश उतना असर डालेगा या राहु की पावर ज्यादा मानी जाएगी सर? नहीं, राहु तो बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए उसे मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिया है। आपको जी। प्रायोरिटी में नंबर 1 दिया है राहु। मैंने क्या कहा, भाई राहु की कोई दशा आ रही हो, बंदा कह दे भाई तेरा कोई और काम बने ना बने, अगर तू शादी की बात लेके आया तो वो तो जाएगा तेरा बन। ठीक है सर, थैंक यू सर। चाहे तेरी नौकरी सेट बैठे ना बैठे, पर तेरी शादी सेट बैठ जाए। सर जैसे मैंने अभी आपको वो पंच ग्रह योग का पूछा था, उसमें शुक्र शनि सूर्य थे या शुक्र दिग्बली, शनि दिग्बली था। तो सर जब हम ये ग्रह देखेंगे उसमें, तो तब हमें सर उस ग्रह की दशा से तो कोई मतलब नहीं ना, हमें तो जो आपने दशा के सूत्र लिखवाए जिन भावों के, दशा उनकी देख सकते हैं, और शादी जी की उम्र निकालने के लिए ग्रह ये वाले देख सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है। और साथ में पूनम जी, आपने अगर 2 या 3 ग्रह हो तो ग्रह युद्ध देख लेना। ठीक है और जी। ग्रह युद्ध में राहु, केतु, सूर्य और चंद्र, ये ग्रह पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी जो ग्रह होंगे उनमें जो सबसे कम डिग्री का ग्रह होगा, वो ग्रह युद्ध में जीता माना जाएगा। जो ग्रह जीता हुआ होगा, वो उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है गुरुजी, जी। गुरुजी राहु केतु का एक बार और बता दीजिए कि राहु केतु जिसकी राशि में बैठेंगे उन राशि के हमें घर देखने हैं। जैसे गुरु राहु आपका 1 नंबर में बैठा है मेष में। मैंने कहा सोनिया जी, राहु केतु किसी भी भाव में बैठे हो तो भी शादी करा दें। मैंने कहा नहीं वो तो भाव, गणित ही नहीं लगाना। नहीं भाव के साथ उनकी दूसरी राशि भी देखनी है, जैसे मंगल की राशि में राहु बैठा है। कुछ कुछ नहीं देखना,
वो आप देखे जाओ, मैंने कहा वो शादी करा दे अगर मैटर शादी का है। गुरु जी ठीक है। गोचर का भी फर्क पड़ता है क्या? गोचर का? है जी। नमस्कार गुरु जी। गोचर गो- गोचर का ट्रांजिट का भी फर्क पड़ेगा किसी का? हाँ, गोचर का फर्क पड़ता है, 5 से 10% पड़ जाता है शादी के मामले 5 से 10% केवल मात्र? में। बस इससे ज्यादा। ठीक सबसे ज्यादा पावरफुल तो दशा ही होती है। ग्रह की प्लेसमेंट और दशा, 2 चीज बड़ी पावरफुल है। शानदार शानदार बताया था आपने, बिल्कुल एकदम से सर बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि गोचर में जब तक गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी तो शादी नहीं होगी। सर ये ठीक है या नहीं, कि बिल्कुल जो ग्रह ठीक शादी नहीं है। करवाने वाले? अब एक सज्जन थे जिनकी 40 साल तक नहीं हुई थी, और गुरु तो बेचारा 1 साल में एक पूरा राउंड लगा देता है। तो कहीं ना कहीं 1 साल में कितने कितने एक राशि में कितना महीना रहता है? 12 महीने तक एक राशि में रहता है। जी 1 वर्ष रहता सर। 1 वर्ष रहता है, तो 10-12 साल, मतलब 12 साल में पूरा राउंड लगा देता है पूरी कुंडली के। 12 नहीं 13, 3 राउंड हो गए। 13 साल में तो कम से कम एक राउंड लगा ही देता है। अब जो आदमी 40 तक पहुंचा है, अपने इंडिया में लड़के की मैरिजेबल एज 21 साल से लेके 24 साल मानी जाती है, उसका एक राउंड तो पक्की तौर पे लग ही गया गुरु का। तो फिर क्यों नहीं हुई? कहते तो यही सब शनि और गुरु की दृष्टि जरूरी है, तो लेकिन आपके कभी भी साथ जो इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने क्या कहा, 5 से 10% से ज्यादा असर नहीं है उसका। वो क्या करवाता है, मैं समझाता हूँ क्या करता है गोचर। गोचर जो चीज सारी पहले से ही प्री प्लान के अंदर है, उस काम को और आसान कर देता है या थोड़ा सा टफ कर देता है, पर वो डिसीजन मेकर नहीं है। जैसे कि मेरे पास एक गिफ्ट आया और कोरियर वाला कहता है फोन करके, जी मैं आपको ढूंढ रहा हूं पर आपका मकान नहीं मिल रहा। अगर गोचर मेरे फेवर में नहीं है तो सिर्फ इतना करेगा कि वो 1-1.5 घंटे और लेट कर देगा, या वो कह देगा मैं किसी दूसरे के घर में दे आया, और मैं कंप्लेंट करूंगा भाई साहब आप मेरे घर पे नहीं कहीं और दे के आए हो, डिलीवरी वहां से वापस लाओ फिर लेके आओ। वो कहता नहीं जी मैं तो अब वापस नहीं आता। फिर हम कंप्लेंट कर रहे हैं, पर वो कंप्लेंट करने में पता चला जब 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लेट हो जाएगा, पर वो वापस माल मेरे पास ही लेके आए। पर उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि वो मेरे को ना ही पहुंचाएगा, क्योंकि नहीं पहुंचाएगा तो कंपनी उसके सिरदर्दी लेगी। उस कोरियर वाले को मेरे पास पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं पहुंचाएगा तो उसी के ऊपर पेनल्टी लगी। कहने का मतलब है वो डिसीजन मेकर नहीं है। यानी कि गोचर ये डिसीजन नहीं ले सकता कि इस लड़के या इस लड़की का विवाह इतनी तारीख को करवा दो। ऐसा कोई कुंडली में गोचर नहीं आता कि जो परफेक्टली कह दे साहब ये होगा ही। हाँ, दशा में जरूर दम होता है। ग्रह की प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो फिर दशा अपना काम नहीं कर पाती। दशा, देखो पूरी कुंडली दशा की गुलाम होती है, पूरी कुंडली दशा की गुलाम होती है, और दशा ग्रह की स्थिति की गुलाम होती है। अगर ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, जैसे जूही जी वाला केस था, उसमें बुध बैठा ही सही प्लेसमेंट पे नहीं था। अगर वही बुध सही जगह बैठा होता तो काम हो जाता, उसका लेट होना ही नहीं था, जल्दी हो जाता। बुध तो बल्कि राजकुमार है, वो तो जल्दी शादी कराता, वो लेट नहीं करता। ये ग्रह लेट नहीं करते। चंद्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, गुरु हो गया, ये लेट को पसंद नहीं करते, जल्दी लाइक करते। ठीक है, चलिए आप लोगों का होमवर्क यही है आज के लिए। कल फिर मिलते हैं नए केस स्टडी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक्स सर। नमस्कार।